हेलो फ्रेंड्स, ये वाला एक्चुअली पार्ट 6 है। पार्ट 6 को हम डिस्कस करें क्योंकि पार्ट 5 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि आप हम ऑलरेडी बता चुके हैं क्या क्या डिस्कस करने में। इसमें 1000 से ज़्यादा भी हो सकता है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए क्योंकि इसमें आपको पता है करंट से रिलेटेड जो स्टैटिक टॉपिक आता है उसको मैं डिस्कस करने का ट्राई करता हूँ। स्टैटिक इन द सेंस कि करंट अफेयर्स आया किसी मिनिस्ट्री के बारे में, तो मैं उस मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जाता हूँ, फिर मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे देखता हूँ कि कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन बना देता हूँ। या अगर क्वेश्चन नहीं बनने वाला होता है तो सीधा अगले स्लाइड में वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो जो मैं 25 क्वेश्चन कराता हूँ, 25 क्वेश्चन का मतलब होता है ऑलमोस्ट 100 फैक्ट्स। क्लियर है ना? ऐसा नहीं कि 25 का मतलब है 25 ही क्लियर, नहीं, ऐसा नहीं है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ मेरे बारे में है और आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐप है तो इस लिंक पे जाइए और मुझे फॉलो कर लीजिए। आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं और इसका ग्रुप भी है। और आप कंट्रीब्यूट भी करना चाहे तो सेम नंबर पे कर सकते हैं, गूगल पे, यूपीआई, पेटीएम वगैरह किसी चीज़ से। क्लियर? तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, आप भी डिस्कस करते हैं यहाँ से। ओके, 20 से हमें डिस्कस करना है। आई थिंक 20 क्वेश्चन क्या है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द पैनल। एक चेयरमैन बनाया गया था, सॉरी एक पैनल बनाया था। पैनल का काम क्या था? पैनल का काम था कि फ्रीडम फाइटर या उनके डिपेंडेंट का वेलफेयर कैसे किया जा सके। आप कुछ सजेशन दीजिए। तो क्वेश्चन बताना है इस पैनल के चेयरमैन कौन थे, बताइए, सोचिए। जी किशन रेड्डी थे, डीपी सिंह थे, रंगराजन थे और या नन। क्लियर है ना? तो इसका सही आंसर है जी किशन रेड्डी। क्लियर? जी किशन रेड्डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बस फैक्ट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनने वाला नहीं था। ये फैक्ट एक्चुअली मैं पिछले क्लास में बता ही चुका था, वो 20 क्वेश्चन तक मैं बता चुका था। अब ध्यान बस रख लीजिए। इसमें बताया था कि मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल मतलब ऑर्डर है, एक्ट अलग है। मोटर व्हीकल एक्ट जो बोलते हो अलग है। इसमें सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की बात की जाती है इसमें। तो इसमें बताया गया है कि जिसके पास अगर किसी की गाड़ी है जो BS6 से कॉम्प्लायंस करती है तो अपने नंबर प्लेट पे ग्रीन स्ट्रिप लगा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ने, ध्यान देना, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ने एक क्या बनाया है, एक टास्क फोर्स बनाया है ताकि वो बता सके क्या बता सके कि भाई वो एग्जामिन कर सके कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट को कैसे ठीक किया जाए। मतलब हमारे देश में अभी भी मैटरनल मोर्टालिटी रेट, हम डेवलप्ड कंट्री के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ वुमेन की डेथ हो जाती है प्रेगनेंसी के समय या प्रेगनेंसी के कुछ आई थिंक 42 दिन तक। क्लियर है? इसको मैटरनल मोर्टालिटी रेट बोलते हैं। तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो सजेशन देगा कि मैडम आप ये कर लीजिए ना तो आपका मैटरनल मोर्टालिटी रेट कम जाएगा। तो ये टास्क फोर्स के चेयरमैन कौन है? टास्क फोर्स के चेयरमैन है जया जेटली। क्लियर है ना? इनको 2020 तक मतलब कि इनको रिपोर्ट एक्चुअली अब दे चुकी होंगी। ये जब का क्वेश्चन है उसमें रिपोर्ट नहीं दिए थे, अब रिपोर्ट दे चुकी होंगी। क्लियर? अब नेक्स्ट है एक और कमेटी के बारे में। तो 2 कमेटी हमने डिस्कस कर लिया, तीसरी कमेटी है, एक और कमेटी है जिनका काम है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन रिटेनिंग स्टूडेंट्स इंडिया। ये चाहते हैं कि इंडिया मतलब लोग, बच्चे स्टे इन इंडिया करें और स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम, सरकार की एक प्रोग्राम है स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया। तो इसके चेयरमैन कौन है इस कमेटी के, जिनका काम है कि ये कैसे किया जाए। अब सरकार ऐसा क्या करेगी कि लोग, बच्चे अपने देश में रुकेंगे, अपने देश में पढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो इसके चेयरमैन है प्रोफेसर डीपी सिंह। क्लियर? प्रोफेसर डीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी शक्ति पुरस्कार से रिलेटेड है। नारी शक्ति पुरस्कार मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हम अभी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में डिस्कस किए, तो हम सोचते हैं कि एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं मैटरनल वुमेन के बारे में। जैसे ही मैंने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर उठाया
तो उस पर मुझे ये मिल गया, तो मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन कर लेते क्योंकि स्कीम से रिलेटेड है, आ जाते एग्जाम में। क्लियर है। तो नारी शक्ति पुरस्कार किसको मिलता है, और एक्चुअली नारी शक्ति पुरस्कार कुछ वुमेन को भी मिला, कुछ मेल को भी मिला, तो इसलिए हमने रख लिया। देखो, ओपन टू इंडिविजुअल, ग्रुप, इंस्टीट्यूशन फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क टुवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ऐसा मत समझना कि नारी शक्ति पुरस्कार सिर्फ वुमेन को मिलती है। कोई मेल या कोई एलजीबीटी वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए काम किया है तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर, मतलब उसको चांसेस है मिलने का। इंडिविजुअल कोई अप्लीकेंट है, वो कम से कम उसका एज होना चाहिए 25 साल। उसके बाद इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट 5 साल काम करने चाहिए, उसका एक्सपीरियंस 5 साल होना चाहिए वुमेन के फील्ड में। किसी फील्ड में किसी वुमेन को एम्पावर किसी तरह से कर सकता है। हो सकता है किसी एरिया में जो सैनिटरी पैड होते हैं इसको लेकर प्रमोट किया, जिसके कारण अब वहाँ की 199% वुमेन यूज करने लगी सैनिटरी नैपकिन। क्लियर है ना। और भी बात ऐसा हो सकता है कि वो एजुकेशन के लिए वुमेन को प्रमोट किया। क्लियर है ना। और वहाँ का हो सकता है उस एरिया का सेक्स रेशियो इंक्रीज हो गया, इम्प्रूव हो गया। तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, इंडिविजुअल को मिल सकता है, ग्रुप को भी, इंस्टीट्यूशन को भी। बस एक कदम होना चाहिए उनका, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का काम करना चाहिए, और 25 साल एज होना चाहिए अगर कोई इंडिविजुअल एप्लीकेंट है, अगर 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर कोई इंस्टीट्यूशन है। तो इसका सही आंसर है ऑल। नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है, इससे मैंने 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया। नेशनल यूनिटी डे, नेशनल यूनिटी डे का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। क्लियर। यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को। किसको कमोमोरेट किया जाता है, किनकी एनिवर्सरी, किनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमोमोरेट किया जाता है, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू और महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर, इसका करेक्ट आंसर है सरदार, क्योंकि ये मैं आपको जब स्लाइड दूंगा ना तो ये लगाया हुआ दूंगा, आप बोलोगे जैसे दूंगा। देखो, तो इनके एवज में एक अवार्ड भी, क्योंकि ये पता है क्यों क्वेश्चन लगाया, क्योंकि अवार्ड मिलने वाला है कुछ लोगों ने। मैं जब इनका वेबसाइट खोला था ना, मतलब इस सरकार का वेबसाइट खोला था जो india.gov.in है, तो उसमें लिखा था कि वहाँ पे नॉमिनेशन चालू है, नॉमिनेशन, कि जिन लोगों को लगता है कि उनका काम देश में एकता बढ़ाने का हुआ है तो वो लोग अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं, फिर उसको छानबीन किया जाएगा और फिर उसको अवार्ड मिलेगा। क्लियर, तो नेशनल यूनिटी अवार्ड मिलता है। क्लियर। अब कुछ फैक्ट है राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में। 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गुजरात में, आपको पता है। सरदार पटेल को ऑनर करने के लिए टॉलेस्ट स्टैचू है वर्ल्ड, पूरी दुनिया का। और जो सरदार पटेल पहले होम मिनिस्टर थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के पहले, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंटीग्रेशन में, प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन में। क्लियर है ना। और टू मेक इंडियन फेडरेशन। क्लियर। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको पटेल साहब के बारे में याद रहना चाहिए। क्लियर। किस रिवर के किनारे बना है स्टैचू ऑफ यूनिटी, नर्मदा रिवर, 182 मीटर ऊंचाई है। अब नेक्स्ट है, कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, और कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर, क्योंकि इतना फैक्ट आया, क्योंकि इससे हम साथ ही साथ हिस्ट्री का भी कवर कर ले रहे हैं। बरदौली सत्याग्रह में 1928 के बरदौली सत्याग्रह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसके कारण, क्योंकि ये क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन था ये वाला कि नॉमिनेशन चालू है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये था, लेकिन उसके बारे में हम सरदार पटेल जी के बारे में डिस्कस कर लिए। तो क्योंकि क्वेश्चन तो आपको सरदार पटेल जी के बारे में ही आएगा, क्वेश्चन इस करंट से थोड़ी आएगा, इस करंट से थोड़ी आएगा क्वेश्चन, ये आपको भी पता है। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन निकाला जाता है। क्लियर। हाँ, अब ये देखो, वुमेन ने, अब ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि बरदौली से किस सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। तो आपको पता होना चाहिए कि बरदौली सत्याग्रह के बाद किन्होंने दी थी, क्या महात्मा गांधी जी ने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी, नहीं, वुमेन्स ने दी थी। क्लियर, वहाँ की औरतों ने दी थी। इनको रियल यूनिफायर ऑफ इंडिया बोला जाता है, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, आयरन मैन। जो एक और स्कीम है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये स्कीम इन्हीं के नाम पे है, इन्हीं को कमोमेरेट करने के लिए है।
क्लियर। और इसको इनको ही इज ऑल्सो रिमेंबर्ड एज पैट्रन संत ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट, क्योंकि इन्होंने मॉडर्न ऑल इंडिया सिविल सर्विस को स्टार्ट किया, इसको इसलिए इनको पैट्रन संत बोला जाता है इंडियन सिविल सर्वेंट का। क्लियर है ना। नेक्स्ट चलते हैं, ट्री प्लांटेशन। हाँ, ये पूरा करंट अफेयर्स का है कि अभी एक ट्री प्लांटेशन कैंपेन हुआ है, किस मिनिस्ट्री के अंदर हुआ है, किस मिनिस्ट्री के अंदर? कोल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नन। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर है कोल मिनिस्ट्री। लेकिन कोल मिनिस्ट्री का स्कीम है, लेकिन लॉन्च किया था किसने? लॉन्च किया था अमित शाह जी ने। क्लियर। इसमें ये सब है कि 6 लाख सैम्पलिंग लगानी है 600 एकड़ में, और बहुत सारे, हाँ एक और इसका एक और है 6 इको पार्क और टूरिज्म साइट के लिए इन्होंने फाउंडेशन स्टोन डाली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाल गंगाधर तिलक। देखो, और एक और चीज़ इसमें बताता हूँ, 2 क्वेश्चन इस पे और मैं पूछूंगा, क्योंकि ट्री प्लांटेशन कैंपेन जिन्होंने कोल मिनिस्ट्री ने किया, ऐसे ही किसी दिन नहीं कर दिया। इन्होंने 2 इंसान के बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए, बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए किया। किन किन का? बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद। तो हमें इनके बारे में तो जानना ही पड़ेगा, ये तो हमारे कोर सब्जेक्ट के पार्ट है। क्लियर है ना। तो हम देख लेते हैं ना, हमारा हिस्ट्री भी रिवाइज हो जाएगा साथ साथ। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो, ऐसा नहीं कि मैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में एक फैक्ट पूछ लेता, आपको खुश हो जाते। मैं आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट, अब उनके बारे में, बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको एक भी चीज़ डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं होगी कहीं से। क्लियर है ना। जितना क्वेश्चन बन सकता है वो सारे फैक्ट्स में डाल दिए। आपको बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट इनका करेक्ट है। क्लियर है ना। सबसे पहले देखो, फाउंडर ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर थे 1884 में, और 2 लोग और इसके साथ थे, गोपाल गणेश अगरकर और कुछ और लोग थे। उसके बाद वन ऑफ द फाउंडर थे फर्ग्यूसन कॉलेज को, और ये पार्ट था किसका? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का। मतलब डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का ही पार्ट था फर्ग्यूसन कॉलेज। इन्होंने 2 न्यूज़पेपर लिखी, एक है केसरी, एक है मराठा। मराठा इंग्लिश में थे, नाम हम उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगेगा महाराठा तो मराठी होगा, मतलब लगेगा ना हमें थोड़ा पढ़ के, क्योंकि नहीं याद रहेगा। तो केसरी है मराठी और महाराठा इंग्लिश में। उन्होंने किताब भी लिखी, गीत रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द वेदर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आपको पता चल गया ना, सारा स्टेटमेंट करेक्ट है। और आप ये मत सोचना कि स्टेटमेंट पे क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, अब डायरेक्ट एक एक वर्ड वाला क्यों नहीं करा रहे हो। भाई एक चीज़ बोलूँ मैं आपको, अब वो दिन चला गया कि एक एक वर्ड वाला क्वेश्चन आएगा, मुझे पता है आएगा, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत डिक्लाइन होने वाला है आगे चल के। इतना कंपटीशन आ गया कि एक एक वर्ड वाले क्वेश्चन से सिर्फ उससे सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि वो तो मोस्ट ऑफ द पीपल बनाएंगे। सिलेक्शन होगा कि आप कितना फैक्ट्स जानते हो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जो मैं करवा रहा हूँ। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एक इंग्लिश जर्नलिस्ट थे, उन्होंने एक किताब लिखी, इंडियन अनरेस्ट के ऊपर एक किताब थी, इंडियन अनरेस्ट। तो उन्होंने इंडियन अनरेस्ट के फादर किनको बोला? हु इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? किनको बोला? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या नन। क्लियर। तो आपको बताइए कौन सा आंसर है? ऑब्वियसली आप सबको पता है, बाल गंगाधर तिलक जी को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में देख लेते हैं। कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में? सबसे पहले, इन्होंने कभी ज्वाइन ही नहीं किया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को। क्लियर। इन्होंने कभी ज्वाइन नहीं किया। सेकेंड, उनकी मृत्यु हो गई आज़ाद पार्क में, जो कि इलाहाबाद में है। कब? 27 फरवरी 1931। और उनका जन्म हुआ था 1906 में। पता है ये मैं क्यों करवा रहा हूँ? एक बार एग्जाम आ गया था किसी PCS में, आई थिंक BPSC में, कि जब उनका डेथ हुआ तो क्या वो 21 साल के थे, या 21 से कम थे, या 18 से कम थे, या 25 से ज़्यादा थे? तो आप देख लो ना, 25 के आसपास थे ना, यही पूछा था। तो मैं ऐसे नहीं कि कुछ भी करा रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैं क्वेश्चन देख चुका हूँ बहुत सारे एग्जामों का, तो मुझे पता है क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। क्लियर। तो मैं थोड़ा लेंदी लगेगा, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
आज़ाद जी का जन्म हुआ था 1906 ईस्वी में, और कहाँ पे, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। और पार्ट ऑफ ककोरी कंस्पायरेसी जो था, क्योंकि ककोरी कंस्पायरेसी का मतलब था लूट वगैरह करो अंग्रेज के सामान को, और उससे जो पैसा आया और लोगों में बांटो, ऐसे ऐसे काम कि अंग्रेज को इतना ज़्यादा नुकसान दो कि वो भागने पर मजबूर हो जाए। क्लियर। तो आपको बताना इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑब्वियसली पहला वाला, इन्होंने ज्वाइन किया था एचआरए को, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को। अब नेक्स्ट है, एक न्यूज था, न्यूज क्या था मैं बता रहा हूँ, हाँ न्यूज था, उस न्यूज पे तो बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं होता है। जो वर्क फ्रॉम होम का जो नॉर्म्स था ना, वर्क फ्रॉम होम, तो सरकार ने क्या किया है, सरकार ने, जो सरकार यानी जो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है, वो इसको आईटी कंपनियों के लिए एक्सटेंड कर दिया है। बताओ इस पे क्वेश्चन बनेगा, बताओ ना। क्लियर, इसमें क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनेगा, चाहे कितने परसेंट मतलब आईटी के फील्ड के लोग वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे हैं, नहीं पूछेगा भाई। तो आपको बताना है थोड़ा, एक देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट द कोर इंडस्ट्री। आपको पता है टोटल 8 कोर इंडस्ट्री है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कोर इंडस्ट्री नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट और एटॉमिक एनर्जी। ऑब्वियसली आप सबको पता चल गया कौन सा नहीं है, बताइए। एटॉमिक एनर्जी नहीं है। क्लियर। और जो 5 है, 3 तो इस पेज में देख लिया, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट और ये 5। आपको एक और चीज़ बताना है, और एक और चीज़ मैं बता दूं, आप लोग अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए कि आपका स्कोर कितना हुआ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप कितने ज़्यादा मतलब कितना मेहनत करते हो, वो देखना चाहता हूँ। क्लियर। स्कोर कुछ भी हो, आप 1 आप आउट ऑफ 25 हो, फिर भी बताना। क्लियर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरा एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के बराबर है। क्लियर। हाँ, इसमें बताना कौन सा इनकरेक्ट मैच है। इनकरेक्ट मैच है क्योंकि इंडस्ट्री वाला टॉपिक आया था, तो थोड़ा हम इंडस्ट्री बेसिक्स भी तो देखते हैं। तो सबसे पहला है, व्हाइट कॉलर इंडस्ट्री का मतलब होता है, व्हाइट कॉलर किसको बोलते हैं, जो लोग इंडस्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं। पिंक कॉलर वो बोलते हैं जो वुमेन स्पेसिफिक जॉब होता है। ब्लू कॉलर उसको बोलते हैं जो टर्शियरी सेक्टर वाला होता है। यह सारा करेक्ट है, बताओ कौन सा इनकरेक्ट है। हाँ, एक्चुअली इसमें आपको पूछना था कौन सा करेक्ट मैच है। क्लियर, कौन सा करेक्ट मैच है, तो सिर्फ ये वाला करेक्ट है। ये दोनों मैंने उल्टा कर दिया है। क्लियर। व्हाइट कॉलर हम बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर में, ब्लू कॉलर बोलते हैं हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में। क्लियर। अब नेक्स्ट है, एक और कमेटी एस्टैब्लिश हुई थी, मैं बता रहा हूँ वो कमेटी का नाम है, ध्यान देना, इसमें लिखा था NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटिंग अथॉरिटी। नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटिंग अथॉरिटी पता है, जो पहले एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जिसका नाम था ICRA, हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये अच्छे से काम नहीं कर रही थी। तो इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटिंग अथॉरिटी। ये बहुत ज़्यादा जो चार्टर अकाउंटेंट नहीं होते हैं उन सबको रेगुलेट, कैसे ऑडिटिंग हो रहा है, सब कुछ को करेगा। तो इन्होंने NFRA, क्योंकि ये जब इस्टाब्लिश हुई थी तो जो ICAI ने बहुत मना किया था कि सर नहीं इस्टाब्लिश कीजिए। क्लियर। तो नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटिंग अथॉरिटी ने एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी को नियुक्त किया है। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी को नियुक्त किया है। क्यों नियुक्त किया है? क्योंकि ये बताए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, कैसे ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड हम फिट कर सकते हैं। तो NFRA ने एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का एस्टैब्लिश किया गया है। इसके चेयरमैन कौन है बताओ? R नारायण स्वामी, रंगराजन, विमल जलान या नन? ऑब्वियसली R नारायण स्वामी। ये एक्चुअली IIM जो है ना मद्रास के, ये प्रोफेसर है। नेक्स्ट है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटिंग अथॉरिटी। नाम आया, बॉडी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं ना मिनिस्ट्री के वेबसाइट से। सबसे पहले एक इसको एज ए कंपनी एस्टैब्लिश किया गया अंडर कंपनी एक्ट 2013, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है। ध्यान रखिए, कॉर्पोरेट आता है या कॉमर्स आता है। थर्ड है,
इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है फॉर द ऑडिटिंग प्रोफेशन। इट इज एन अटेम्प्ट टू टाइटन द रेगुलेटरी ओवरसाइट ओवर चार्टर अकाउंटेंट एंड प्लग द लूपर। ऑब्वियसली जो काम ICAI नहीं कर पा रहा था उस सब को काम को ये पूरा करेगा, तभी तो इसके लिए बनाया गया, नहीं तो क्या फ़ायदा बनाने से। क्लियर। तो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, तो इसका कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है? भाई नहीं, एक भी नहीं, सारा करेक्ट है। तो मैं इस क्वेश्चन को पूछने का मेरा बस एक मकसद था कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। क्लियर। अब एक और बॉडी है, जान लेते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इस बॉडी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाँ, सबसे पहले ये कौन सा इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्लियर। 1949 में स्टैब्लिश किया गया, कॉमर्स फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर आती है और इसका एम होता है कि चार्टर अकाउंटेंसी के प्रोफेशन को रेगुलेट किया जा सके। तो इसका कौन सा गलत है बताइए? ऑब्वियसली ये गलत है, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर के अंदर आती है, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर आती है। नेक्स्ट है, ये भी एक कमेटी है, क्या है उस कमेटी में? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक सेटअप किया है इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल, जिसका काम था कि भाई सिविल एविएशन में कोई इन्वेस्टमेंट आती है तो उसके लिए उसको ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करना पड़े, उसको सिंगल विंडो से सारा उसको क्लियरेंस मिल जाए, सिंगल विंडो सिस्टम हो, सारा क्लियरेंस उसको एक ही साथ मिल जाए। क्लियर। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल बनाया है, जिसको हेड कौन करेंगे बताइए? अंबर दुबे, DP सिंह, R श्यामा या कस्तूरी रंजन। तो इसका सही करेक्ट कौन सा नेम है? अरुण देवे। 10 मेंबर और होंगे। एक उड़ान इनिशिएटिव है। उड़ान इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मतलब उड़ान इनिशिएटिव फॉर, मतलब इनिशिएटिव रिलेटेड टू व्हिच सेक्टर, मैं पूछने वाला था, रिलेटेड टू व्हिच सेक्टर, या किसको फोकस करके बनाया गया है समय? तो पहला है सिविल मिनिस्ट्री एविएशन को फोकस करके, सेकेंड है नॉर्थ ईस्ट के यूथ को उड़ान भरने के लिए, क्योंकि उनको जॉब मिल जाएगा, स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। वुमेन के लिए, क्योंकि हमारे पैट्रियार्कल सोसाइटी में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ऐसे चिल्ड्रन के लिए जो BPL फैमिली से आती है, बताइए। तो इनिशिएटिव है सिविल मिनिस्ट्री का, और ये है पूरे देश का आम नागरिक, पूरे देश का आम नागरिक, मतलब ज़्यादा सस्ता बनाना और थोड़ा ज़्यादा मतलब अलग अलग जगहों पे, मतलब ऐसे छोटे छोटे जगह जो होते हैं ना, छोटे छोटे सिटी जहाँ पे अभी सिविल एविएशन नहीं पहुँच पाया है, एरोप्लेन वगैरह नहीं पहुँचा है, वहाँ पे पहुँचाने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और है, क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल, कंटेनर है, हाँ, तो फॉरवर्ड डबल स्टैक कंटेनर टनल। तो आपको बताना है लोकेशन कहाँ पे है। प्रोपोज किया गया, भाई अभी बन के तैयार नहीं हुआ है, ध्यान रखा, बन के तैयार नहीं हुआ है, प्रोपोज्ड है कि एक टनल बनाया जाएगा। टनल तो आपको पता है, एक क्योंकि पहाड़ को थोड़ा काट के बनाया जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह पर जाया जाएगा, क्योंकि नहीं तो अगर क्रॉस करके जाए तो बहुत दूर लगेगा। तो किस पहाड़ के पास है? अरावली, कार्डेमम, चिकन नेक के पास है। क्लियर, या नन? क्लियर। ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर है अरावली। कुछ और फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। अरावली में मेवात को गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से जोड़ेगा और 100 km/h का स्पीड होगा। इसको 1 किलोमीटर के अंदर टनल होगी। बनाएगा कौन? एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट है, कौन सा स्टेट अभी तक इंडियन रेलवे से नहीं जुड़ा है? मतलब सिंपल रेलवे नेटवर्क वहाँ पे है ही नहीं। मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, नन। क्लियर, ऑब्वियसली इसका आंसर है सिक्किम। एक और चीज़, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है, आपको याद होना चाहिए, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है VK यादव। VK यादव का क्या टारगेट है उनका? उन्होंने एक टारगेट रखा है अपने लिए कि हम नॉर्थ ईस्ट के जितने कैपिटल सिटी है ना, उसको कनेक्ट करेंगे इंडियन रेलवे से। उन्होंने बताया कि हम मणिपुर को 2022 तक, मणिपुर को, मिजोरम को 2023 तक, नागालैंड को 2023 तक, मेघालय को 2022 तक और सिक्किम को 2022 तक कनेक्ट कर लेंगे। क्लियर। एक और न्यूज़ है, हाँ, एक और न्यूज़ है
कि आईआईटी ने क्या किया है, क्लास 12 की क्राइटेरिया को ड्रॉप कर दिया है शायद इस साल के लिए सिर्फ। क्लियर, सिर्फ इस साल के लिए जो क्लास 12 का जो क्राइटेरिया होता था आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस देने के लिए, उस क्राइटेरिया को ख़त्म कर दिया इस साल के लिए। तो इस पे क्वेश्चन नहीं बन सकता ना। क्लियर, आपको बताना है कि अभी एक न्यूज आया है कि इंडियन रेलवे ने पोस्ट कोविड कोच बनाए हैं। पोस्ट कोविड कोच, इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे हैंड फ्री एम्यूनिटीज होते हैं, कॉपर कोटेड हैंड रेल्स होते हैं, और प्लाज्मा एयर प्यूरिफिकेशन होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग होती है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर, तो आपको बताना है बस कि इंडिया में कौन सी फैक्ट्री में, इंडियन रेलवे की कौन सी फैक्ट्री में इसको बनाया गया है, बस बता दो ये। क्लियर, तो ये कौन सा है, डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क पाटियाला वाला में, चेन्नई वाला में, कापुरथला, बंगलोर वाला में। तो इसका सही आंसर है कापुरथला वाला में, रेलवे कोच फैक्ट्री कापुरथला। क्लियर, आपको पता है जो हमारा ट्रेन 18 है ये यहाँ पे बना था। तो टोटल 7 है गवर्नमेंट के अंदर और 2 इंडिपेंडेंट है, आपको पता होना चाहिए। और ये लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं रेलवे बोर्ड को, ये याद रखना, डायरेक्ट रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं। क्लियर, अब एक और है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सेट कर लिया है टारगेट कि हम रेलवे को, इंडियन रेलवे को ग्रीन रेलवे बना के छोड़ेंगे भाई, इंडियन रेलवे को ग्रीन रेलवे बना के छोड़ेंगे। ये उन्होंने टारगेट सेट किस ईयर के लिए किया है, किस ईयर तक ये कर लेंगे, इंडियन रेलवे को ग्रीन रेलवे बना देंगे। तो ये टारगेट उन्होंने सेट किया है 2030 का। क्लियर, और ये टारगेट सेट किस दिन किया, जुलाई 13, 2020 को इन्होंने किया कि हम 2030 तक बिल्कुल ग्रीन बन जाएंगे। क्लियर, और कुछ फैक्ट्स इससे रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। एक और चीज 2020 में बोला है वो, अनाउंस दैट इंटायर नेटवर्क ऑफ इंडियन रेलवे विल बी रन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगी 2024 से, इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगी, और नेट जीरो एमिशन हो जाएगा बाय 2013, नेट जीरो एमिशन। क्लियर, और इसमें इसके कदम क्या क्या है, सबसे पहले जो 7000 रूट किलोमीटर है ना, उसको 2022-21 तक बनाने का। क्लियर है ना, मतलब इलेक्ट्रीफाइड करने का। और एक और चीज़, इलेक्ट्रीफाइड ऑल द बीजी, मतलब जो ब्रॉड गेज नेटवर्क है ना, इसको 2023 तक इलेक्ट्रीफाइड करने का, इतने बायो टॉयलेट बनाने का, 100% एलईडी इल्यूमिनेशन, कि जो भी बल्ब हो एलईडी से चले। क्लियर नहीं, ये सब टारगेट है किसके लिए, इसके लिए। एक और है ALT ऐप बनाया गया है, डेवलप किया गया है, ये ऐप का नाम है ALT ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। इसमें एक्चुअली है क्या, फ्री ऐप देखो अभी तक क्या होते थे, बच्चे ऐप यूजर होते थे। सरकार ने बोला कि हम नहीं चाहते कि सिर्फ बच्चे यूजर हो, ऐप यूजर टू ऐप डेवलपर हम बनाना चाहते हैं। तो इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन काम करे, कौन कौन है, एक नीति आयोग की अटल इनोवेशन मिशन है, प्लस प्लेजमो एक स्टार्टअप है, सेकेंड है नीति आयोग और टाटा, थर्ड है नीति आयोग और TCS या नन। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर है नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन और प्लेजमो स्टार्टअप। क्लियर है, तो याद हो गया। आप फ्री ऑनलाइन कोर्स देने की बात कर रही है, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्स आने लगेगा तो मैं इसको 50 क्वेश्चन पर डे बनाऊंगा। चलिए, थैंक यू।